हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर्वेंशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 2 जो कि आपको सभी को पता है कि अम्ल क्षारक और लवण को हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि बेकिंग सोडा क्या होगा, इसके बाद इसको बनाने की विधियाँ क्या हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उपयोग हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम, H का मतलब बाई होता है, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है। बनाने की विधि क्या है, तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रयोगशाला में सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर बनाया जाता है। यानी प्रयोगशाला में अगर हमें सोडियम बाई कार्बोनेट बनाना है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का मतलब बेकिंग सोडा बनाना है, तो उसमें क्या करना होगा, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करना है, CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट हमें चाहिए, जलीय विलयन का मतलब हमें जल चाहिए और CO2 चाहिए, तब जाके हमारा बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ले रखा है, और यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले रखा है, और साथ में यहाँ पे जलीय विलयन मतलब H2O भी ले रखा है। तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें ले रखी हैं, इन तीनों को मिलाकर ही हमारा बेकिंग सोडा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 Na हैं, ठीक है, 2 Na हैं, यहाँ पे देखिए 2 H हमारे पास हैं, और एक की ये वाला, एक की ये वाला, तो 2 हमारे पास C भी हैं। तो इसके आगे हम 2 लगा के 2 Na लिख देंगे, एक H लिख देंगे, एक C, तो इसका मतलब हो जाएगा ये सभी 2 हो जाएंगे। अब बच्चे O हमारे पास कितने, 3 2 5 एक 6 A हैं, तो 6 O हैं, तो यहाँ पे 3 लिख के आगे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे O भी पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर हमें 2 बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट के अणु मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगी इसकी बनाने की विधि। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड विधि इसकी बनाने की, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सेकंड विधि यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl लेना होगा। उसमें हमें क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया और साथ में जलीय विलयन मतलब जल लेना होगा। तो 4 चीज़ें हमें लेनी होंगी, सोडियम क्लोराइड NaCl यहाँ पे ले लिया, फिर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, फिर अमोनिया यहाँ पे ले ली, और जलीय का मतलब जल लिया। इन चारों को मिलाने पर जाके हमारा बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट बनाने का क्या हो जाना चाहिए, यानी हमारे पास Na यहाँ पे लिख लेना है, Na लिख देंगे, इसमें का एक H निकाल लेंगे, यहाँ पे एक H लिख देंगे, फिर C लिख देंगे, यहाँ पे C लिख देंगे, O हमें 3 चाहिए, यहाँ पे 2, और ये O मिलके CO3 हो जाएगा, तो NaCO3 बन जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या, ये NH3 हमारे पास पूरा बचा हुआ, इसमें का एक H बचा हुआ, क्योंकि एक ही H, तो ये NH3 और एक H मिलके NH4 हो जाएगा, और यहाँ का Cl ये Cl लग जाएगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा NH4Cl NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। और ये हो जाएगा हमारा अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बनाने की विधियाँ। आप चाहें तो 2 में से कोई भी अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम इसके गुणों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके गुणों की बात करें तो पहला गुण यहाँ पे दिया हुआ कि यह एक दुर्बल अंश क्षारक है, यानी आंशिक रूप से क्षारक है, पूरा रूप से क्षारक नहीं है, ठीक है। तो ये इसका पहला गुण हो जाएगा। दूसरा गुण है इसका ऊष्मा का प्रभाव, यानी इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, खाना पकाते समय जब हम इसको हम गर्म करेंगे यानी ऊष्मा देंगे, तो उसमें निम्न अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देखिए 2 NaHCO3 यानी हमने क्या किया, बेकिंग सोडा के 2 अणु ले रखे हैं। तो 2 अणु लेने से क्या होगा, यहाँ पे 2 H हो जाएंगे, तो H2, और यहाँ से 3 दूनी 6 O में से एक O निकाल के हम H2O बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए C कितने हैं, 2 C हैं, तो एक C निकाल के और इसमें से 2 O निकाल के CO2 बना लेंगे। टोटल 3 O निकल चुके हैं, 3 O बचे, यहाँ भी लिख देंगे। 2 C में से एक C बचा, यहाँ भी लिख देंगे। 2 Na बचे, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये Na2CO3 H2O और CO2 में टूट जाएगा। आप सबको बता दें कि इन तीनों को ही मिला के हमने बेकिंग सोडा बनाया भी था। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को मिला के बेकिंग सोडा बनता है, और बेकिंग सोडा से फिर ये 3 चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उत्क्रमणीय अपक्रिया वे होती हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन जाए, फिर दूसरी चीज़ से वही चीज़ फिर से बन जाए। तो ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है, ठीक है। अगर क्या करें हम, बेकिंग सोडा की अपक्रिया अगर अम्लों से कराते हैं, किससे कराते हैं हम, बेकिंग सोडा की अपक्रिया अगर हम अम्लों से करा दें तो क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा की अपक्रिया अगर हम अम्लों से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये बेकिंग सोडा है और अम्ल के रूप में हमने क्या लिया है, HCl लिया है। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे Na के साथ Cl निकल के NaCl यानी हमारा लवण बन जाएगा, और ये H और ये H इसमें का एक O निकाल लेंगे तो H2 हमारा जल बन जाएगा, और फिर एक O कम हो जाएगा तो ये CO2 बचेगा, तो हमारा CO2 बन जाएगा। तो यानी बेकिंग सोडा को अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। दूसरी रिएक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा के 2 अणु लिए हुए हैं क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट है, इसलिए यहाँ पे हमने 2 अणु लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए SO4 के साथ Na हमेशा 2 जाते हैं, तो इसलिए हमने Na यहाँ पे 2 ले रखे, तो Na2SO4 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2H यहाँ पे हैं, 2H यहाँ पे, तो टोटल 4H हो जाएंगे, 4H के हमारे 2H2O बनेंगे जाके, 3 दूनी 6 O है तो 6 में से यहाँ पे 2 चले गए, बाकी 2 कार्बन के साथ यहाँ पे 2 CO2 बन जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको रिएक्शन को देख सकते हैं, ये फुली रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के उपयोगों के। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के उपयोगों को देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो बेकिंग सोडा के उपयोग है यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं हम, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग झागदार पेय पदार्थ बनाने के रूप में भी किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, ये याद है। पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये चौथा हो जाएगा। पाँचवा हो जाएगा, ये एंटासिड का एक संगठक है। तो ये 5 उपयोग हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार ये हमारा सब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं धावन सोडा, जिसका फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए धावन सोडा जिसका फार्मूला Na2CO3 10H2O, या इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे डेका इसलिए लिखा गया क्योंकि 10 जल के अणु है इसलिए डेका कहा गया, और H2O को हाइड्रेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका फार्मूला, इसका नाम होता है। ठीक है, फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। निर्माण कैसे होता है, प्रयोगशाला में इसे कास्टिक सोडा का मतलब NaOH, विलयन में क्या करना है, हमें CO2 प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा, यहाँ पे NaOH लिख लिया, इसकी क्रिया किसे कराना है, CO2 से कराना है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं इसके फॉर्मूले में Na2 आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे NaOH की संख्या कितनी ले ली है, 2। यहाँ पे हमें Na2 2 मिल जाएंगे, NO2 लिख देंगे। C यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। O हमारे पास 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो 3 O यहाँ पे लिख देंगे। बाकी 1 O और यहाँ पे 2 H बचेंगे तो H2O बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें Na2CO3 मिला है इसका क्या करेंगे, उपरोक्त विलयन का जो सांद्रण करने पर, अब क्या करेंगे, जो Na2CO3 मिला हुआ है इसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के उपरांत क्या होगा, विलयन को ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। इसका सांद्रण करेंगे, सांद्रण करने के बाद इसको अगर हम ठंडा करेंगे तो इसमें हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए Na2CO3, इसमें हमने थोड़ा सा जल और बढ़ा लिया है, यानी सांद्रण कर दिया है। अब जल बढ़ाने के बाद इन दोनों को जब हम मिलाने के बाद इसे ठंडा करेंगे तो ये जल के क्या होगा, इसी में जम जाएगा, मतलब क्रिस्टल बन जाएंगे, यानी एक ही में जुड़ जाएगा, तो Na2CO3 10H2O हो जाएगा। इस प्रकार हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके उपयोग देख लेते हैं। इसके ज़्यादा गुण तो है नहीं हमारे पास, तो उपयोग ही देख लेते हैं जो कि NCERT में दिए हुए हैं। तो धावन सोडा का जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कांच में होगा, साबुन में होगा और कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका उत्पादन बोरक्स के उत्पादन में किया जाता है। तो ये आगे की हायरार्की लेवल है कि इसकी रिएक्शन में इसका उपयोग किस में किया जाता है, बोरक्स के उत्पादन में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। साफ सफाई के लिए धावन सोडा, जैसे कि आपको होता है धोने का सोडा, ठीक है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। चौथा, इसका उपयोग हो जाएगा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए, खास करके यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर लेते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अगर आप हाफ H2O नहीं रखना चाहते हैं तो CaSO4 का होल टू H लेना पड़ेगा, तब आपके जाके फुल H2O होगा। तो यानी दोनों फार्मूले हमारे सही हैं। ठीक है, तो CaSO4 हाफ H2O भी आप लिख सकते हैं, या फिर CaSO4 का होल टू H.H2O भी लिख सकते हैं।
अब इसकी बनाने की विधि क्या है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिप्सम, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए लिखा है CaSO4 का होल टू H डॉट 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब है आधा, हाइड्रेट का मतलब जल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर इसे कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, कैल्शियम सल्फेट इसका मतलब है हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखिए हमने जिप्सम के कितने अणु ले रखे हैं, दो अणु क्यों लिए हैं, तो इसका भी मतलब देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि CaSO4 हमें कितने चाहिए, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हाफ के हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे CaSO4 2H2 को 2 इसलिए लेगा ताकि हमें CaSO4 का होल टू H मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए CaSO4 का हमें होल टू H मिल जाएगा। अब जल कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हैं, 2 के बाहर गुणा होगा, तो टोटल हमारे पास 4 जल के अणु हो जाएंगे। तो 4 में से हमें 1 यहाँ पे रोकना है, बाकी 3 H2O बाहर कर देना है। ठीक है, 3 H2O हमें क्या कर देना है, बाहर कर देना है। इसके बाद ठीक है देखते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल 4 H2O थे, 4 में से हमने यहाँ पे 1 H2O यहाँ पे रोका हुआ है और 3 कहाँ चले गए, बाहर। तो ये चीज़ जो हमारी बन के आई है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगी। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो चुका है। अब इसके गुणों को हम देख लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अगर क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, जिप्सम, यानी इसी रिएक्शन को हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। तो जाकर हमारा पुनः रिवर्स होकर क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर क्रिया हम फिर से जल से करा दें, फिर से जिप्सम बन जाएगा। तो इसी रिएक्शन को उल्टा कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें हमने 3 अणु जल के मिला दिए, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, जिप्सम बन जाएंगे। 2 कॉमन लेके यहाँ पे जिप्सम बन जाएगा। ये रिएक्शन उल्टा कर देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर उष्मा का प्रभाव क्या पड़ेगा, उष्मा का मतलब इसे गर्म किया जाएगा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसको गर्म किया, उष्मा का मतलब इसे हीट किया। तो क्या होगा, इसमें से जो CaSO4 है वो 2 अणु CaSO4 अलग हो जाएंगे और ये H2O अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और एक अणु H2O का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। याद रखना है, अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है ये भी आपको याद रखना है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर देना होगा। तो ये हो जाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ गुण हो जाएंगे। बनाने की विधि भी हमने देख ली है। आप देख लेते हैं इसके उपयोगों को। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि प्लास्टर लगाया जाता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला उपयोग हो जाएगा इसका। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा उपयोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग खिलौने बनाने में भी किया जाता है, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा उपयोग हो जाएगा खिलौने बनाने में और सजावट का सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा और अंतिम उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये अम्ल क्षारक लवण जो कि पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फुली। इसके अलावा भी आपकी तरफ से कोई सुझाव हो यानी कोई चीज़ छोटी हो जो आपको ना समझ में आई हो तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में आपसे बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे कोई और चैप्टर के साथ। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप लोग इसी चैनल पर बने रहें, आपकी पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाएगी इस चैनल पर, यह आप लोगों का मेरे तरफ से वादा है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।